बच्चों आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है हम 8th चैप्टर कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। कल के लेक्चर में मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में नॉर्मल और कैंसर सेल में डिफरेंस करवाया, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर करवाया आपको, अलग अलग तरह के कैंसर्स, जिसमें हमने कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा जो लिम्फ नोड का होता है, मेलानोमा जो स्किन का होता है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर जिसमें आपका ट्यूमर नहीं बनता, WBCs का नंबर बढ़ जाता है, लिपोमा एडिपोस टिश्यू का कैंसर, ओस्टियोमा हम लोगों ने करा, कैंसर ऑफ बोन। फिर डेंजर सिग्नल आपको कैंसर के बताए थे, जिसमें बाउल मूवमेंट में चेंज होना, ब्लीडिंग कंटिन्यूस होना, टंग या ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर का हो जाना। फिर हम किस किस तरह से कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं वो भी मैंने आपको मेथड करवाया। फिर हम कैसे बच सकते हैं कैंसर से वो भी मैंने आपको बताया, जैसे सोलर रेडिएशंस का एक्सपोजर से बचना, फिजिकल इरिटेंट से बचना, पोल्यूटेंट से बचना, पान ना चबाना, ठीक है, बीटल्स के। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में डिफरेंस बताइए। साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो बेटा सबसे पहली बात, दोनों जो है ना बेटा मेंटल डिसऑर्डर हैं। तो कैंसर आज हमारा ख़त्म हो गया काइंड ऑफ, और भी इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे करेंगे। अब हम आज से जा रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर। कई बीमारियां हम करेंगे जो हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड हैं। तो साइकोसिस क्या है? ये एक बहुत ही सिवियर डिसऑर्डर है, मतलब डेंजरस डिसऑर्डर है, सीरियस डिसऑर्डर है। ये तब होता है, ये माइंड के अंदर ही शुरू होता है, और इसमें क्या होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन मेंटल कैपेसिटी, पर्सन की मेंटल कैपेसिटी में चेंजेस आने लग जाते हैं, वो भूलने लग जाता है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। अच्छा, न्यूरोसिस में क्या होता है? ये माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर है, मेडिकेशन से भी ठीक हो सकता है। ये तब होता है जब पेशेंट के आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस आएँ और उसके बिहेवियर को वो ख़राब करें। अगर वो सिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है, रोज़ उसके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज़ उसके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ये बीमारी होने लग जाएगी, क्योंकि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये होता है जी आसपास की एनवायरनमेंट के चेंज होने से। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट, इसमें जो पेशेंट होता है वो इनसेन होता है, यानी बिल्कुल वो मैड होता है, मेंटल होता है, और वो रियलिटी के टच से बिल्कुल बाहर होता है। कभी उसको लगता है दिन हो गया रात के समय, कभी उसको रात को लगेगा दिन हो गया, वो रात को उठ के दिन के काम करने लग जाएगा। मतलब उसको ना सब चीज़ें बिल्कुल, आप उसका रियलिटी से कांटेक्ट टूट जाता है, यानी वो उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। मैड यानी मेंटल। न्यूरोसिस में न्यूरोसिस पर्सन को हम इनसेन नहीं कंसीडर करेंगे, पर उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। फिर है जी, आपको कुछ टर्म्स है जिनको एक्सपैंड करना है। एक तो BPD है। BPD होता है बेटा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और 3 सिम्टम्स भी बताने हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है? ये एक इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो आइए देखें, वो पहला सिम्टम क्या है? आउटबस्ट ऑफ इमोशन। एकदम वो इमोशंस उसके आउटबस्ट हो जाते हैं पेशेंट के। खुशी की बात है तो पागल ही हो जाएगा, हंसी में खुशी में। अगर कोई छोटा सा दुख की बात है उसमें रोने लग जाएगा, बिलबिलाने लग जाएगा। मतलब उसके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस नहीं रहते, हमेशा वो एक्सट्रीम्स पे होते हैं। या तो खुश तो बहुत ही खुश, उदास तो बहुत ही उदास, मतलब बीच में नहीं रह पाता। अनप्रिडिक्टेबल मूड, उसका जो मूड होता है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी वो एकदम से खुश है तो थोड़ी देर बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, गुस्से के बाद विद इन फ्यू सेकेंड उसको एकदम रोना आ जाएगा। मैं देख रहे हो आप, इमोशंस उसके अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं। फिर बिहेवियरल एक्सप्लोजन। बिहेवियरल एक्सप्लोजन में क्या होता है? एकदम उसके बस्ट आके उसके अंदर से इमोशन निकलते हैं। अगर उसको गुस्सा चढ़ गया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, उस गुस्से में वो अपने आप को भी मार सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। तो ये है जी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स, जिसके अंदर क्या होता है? इमोशनली मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं इसको। मतलब इमोशनली अनस्टेबल होता है वो पर्सन, मतलब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में
या खुशी वाली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को हैंडल नहीं कर पाता। हम मेंटल इलनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हाउ वी कैन प्रिवेंट मेंटल इलनेस? मेंटल इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर डाइट से, अच्छा खाना खाने से, मेडिटेशन से। मेडिटेशन का मतलब होता है योगा से करने से, ध्यान लगाने से, सिंपल लाइफ लिविंग विद वंस मीन, अपनी मर्जी से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने से, और हेल्दी पास टाइम। हेल्दी पास टाइम का मतलब होता है बेटा वो हैबिट्स अपनाने से जो हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, जैसे बुक रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट, लिसनिंग टू न्यूज़ इज़ अ वेरी गुड हैबिट, ईटिंग अ हेल्दी डाइट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, ठीक है। ड्राइंग, कोई चीज़ ड्रॉ करना, किसी चीज़ को पेंट करना, वो एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो फिर उसके बाद बेटा मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन चलाना एक अच्छी हैबिट है, बट सर्टेन लेवल पे गूगल के ऊपर नई चीज़ों को सर्च करना, स्टडी मटेरियल को पढ़ना, उससे रिलेटेड बातें पढ़ना, वो एक अच्छी हैबिट में गिना जाता है। हेल्दी, इन चीज़ों को अगर कोई अपने लाइफ में अपनाता है, अच्छी डाइट, मेडिटेशन, सिंपल लिविंग और हेल्दी पास टाइम, तो उसके मेंटल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे ये सिंपल चीज़ें अपनाना बहुत मुश्किल है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बार्बिचुरेट्स? एक्सप्लेन। बार्बिचुरेट्स क्या हैं? बार्बिचुरेट्स एक्सप्लेन करो। बार्बिचुरेट्स एक तरह के जनरल डिप्रेसेंट होते हैं जो हमारे मूड को, एलिवेटेड मूड को बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। जनरल डिप्रेसेंट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनसे मोर सेंसिटिव होता है। बार्बिचुरेट यानी एक तरह के केमिकल है। जब इस तरह का केमिकल कोई लेता है तो उसको अंडर डिप्रेशन जा सकता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पेशेंट है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पेशेंट है, अगर हम उसको बार्बिचुरेट्स देंगे वो नॉर्मल फील करेगा। दे आर हेल्पफुल टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड इंड्यूस स्लीप। दो चीज़ें करता है बेटा, एक तो ये सबसे पहले आपकी एंग्जाइटी कम कर देता है, एक्साइटमेंट का लेवल कम कर देता है, स्ट्रेस का लेवल कम कर देता है। दूसरा इंड्यूस स्लीप, स्लीप इंड्यूस करता है। आज के लेक्चर में मैं एक और चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी यंगस्टर्स जो नशा करते हैं, मैक्सिमम 100 में से 30 to 40% जो यंगस्टर्स होते हैं ना बेटा, जो नशा करते हैं, वो सारी मेंटल डिसऑर्डर्स वाली मेडिसिन खाते हैं। यानी केमिस्ट से वो मेडिसिन लेते हैं जो हम मेंटल पेशेंट्स को देते हैं। मेंटल पेशेंट को कोई भी आप मेडिसिन दो, आप नोटिस करना कि उसके अंदर सिडेटिव इफेक्ट ज़रूर होगा, नशे का इफेक्ट ज़रूर होगा ब्रेन को काम करने के लिए। तो वो सिर्फ नशे के लिए, अपने ब्रेन को काम करने के लिए तो नहीं, नशा करने के लिए, ठीक है, नींद लाने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं से भी वो इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर बार्बिचुरेट्स को कंटिन्यूसली लिया किसी ने तो क्या होगा? अगर कोई पर्सन बार्बिचुरेट्स को रोज़ ले तो उसके साथ क्या होने वाला है? एक तो बेटा उसका ब्रेन का परमानेंट डैमेज हो जाएगा। नंबर 2, हेडेक आएगा, मस्कुलर ट्विस्टिंग आएगी, उसको कोमा में भी जा सकता है। अच्छा, benzodiazepines are main anti-anxiety drugs. They produce skeletal muscle relaxation without disturbing voluntary activity. तो ये हमारे पूरे skeletal muscles को रिलैक्स कर देती है, किसी भी तरह की एक्टिविटी को डिस्टर्ब नहीं करती, और बंदा एक अच्छी इत्मीनान की नींद सोता है, रिलैक्स करता है जब वो सो के उठता है। सो उसका जो मेंटल एंग्जाइटी है और जो उसकी स्ट्रेस है वो कम हो जाती है। पर अगर बार्बिचुरेट्स को ज़्यादा लिया गया तो ये परमानेंट ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है। सो इट इज़ डेंजरस। सो इस तरह के ड्रग्स को हमेशा डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। डॉक्टर से बिना पूछे ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ टोबैको? टोबैको क्या है? नेम टू हार्मफुल निकोटियाना कंपोनेंट विद देयर इल इफेक्ट। सबसे पहले टोबैको जो है जी हमें मिलता है निकोटियाना टोबैकम नाम के एक प्लांट से। मेन हार्मफुल केमिकल इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जी बेंजोपायरिन और निकोटिन। बेंजोपायरिन और निकोटिन जो है वो मेन केमिकल है जो इसको बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। बेंजोपायरिन इज कार्सिनोजेनिक एंड कॉजेज लंग कैंसर। सो अगर इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो लंग कैंसर कॉज होगा। तो देख लो बेटा, टोबैको कहाँ होता है? पान में भी मिलेगा आपको तंबाकू, आपको सिगरेट में भी मिलेगा, आपको बीड़ी में भी मिलेगा, आपको सिगार में भी मिलेगा, आपको हुक्के में भी मिलेगा।
तो ये जो कैंसर कॉजिंग बेंजोपायरिन है, अगर कोई बहुत बड़ा चेन स्मोकर है, बहुत समय से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके 50 to 60 ईयर्स में चांसेस हैं कि उसमें लंग कैंसर या थ्रोट कैंसर या माउथ कैंसर स्टार्ट हो जाए। निकोटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट फेलियर, निकोटिन से हार्ट फेल भी हो जाता है, ठीक है, हाइपरटेंशन भी हो जाती है, एंटी स्क्लेरोसिस भी होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है बेटा आर्टरीज में थिकनेस आ जाती है, ठीक है, एंड एथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है बेटा जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन ह्यूमन हेल्थ? आगे बेटा बाहर ही रहने देना था, फ्रिज में नहीं रखना, मैं बनाऊंगा। और दूसरी बात बेटा मेरा काम कर दो, ऊपर ना विटामिन सी के डब्बा पड़ा, उसमें से 2 पत्ते ना मैम दीदी के घर के बाहर पकड़ाते जाओ, दे दोगे? सुनीता दीदी के घर, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन ह्यूमन हेल्थ? अच्छा सॉरी, मैं बीच में कोई आ गया था। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है बेटा? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है जिसके अंदर हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें क्या जमने लग जाता है, वो मतलब वो थिक होने लग जाती है उनकी ल्यूमेन। तो अगर आर्टरीज की ल्यूमेन थिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड का बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एथीरोस्क्लेरोसिस में जो आर्टरीज है वो हार्ड हो जाएंगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो इजीली ब्रेक हो सकती है, रप्चर हो सकती है। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन ह्यूमन हेल्थ? ह्यूमन हेल्थ पे अल्कोहल का क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? देखो बेटा, बहुत सारे इल इफेक्ट हैं अल्कोहल के ह्यूमन हेल्थ पे। जैसे सबसे पहला सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर का खराब होना। सिरोसिस का मतलब होता है सेल्स का डैमेज होकर ख़त्म होते जाना। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। अनीमिया, ब्लड की कमी। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। डिमेंशिया, डिमेंशिया के अंदर आप कह सकते हो कि बंदे के ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ने लग जाएगा और वो अब नॉर्मली सोचने लग जाएगा। अच्छा, इम्प्रॉपर मसल कोऑर्डिनेशन, वो अपने मसल्स को भी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। विजुअल प्रॉब्लम, ठीक है, उसको प्रॉपर नहीं दिखेगा और ये सारा नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये हैं जी अल्कोहल के इल इफ़ेक्ट। अगर कोई अल्कोहल एक्सेस में लेता है, ज़्यादा देर लेता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ निकोटिन ऑन ह्यूमन बॉडी? भी हमने ऊपर करा है। निकोटिन स्टिमुलेट द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस के पैसेज को स्टिमुलेट करता है, इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं और एड्रेनलिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। रिलीज ऑफ एड्रेनलिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और फाइनली हार्ट डिजीजेस को बढ़ाता है। तो जितने लोग अल्कोहल पीते हैं, जितने लोग टोबैको लेते हैं, यानी जो ड्रिंक करते हैं और स्मोक करते हैं, दे आर नेक्स्ट टू हैव रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट अटैक एंड हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। ये सारी प्रॉब्लम शराब पीने वाले और सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले लोगों को होती हैं, क्योंकि निकोटिन और उसके बाद हमारा जो दूसरा मैंने आपको बताया केमिकल, कौन सा बताया था मैंने? निकोटिन एंड बेंजपायरिन, ये दोनों केमिकल बहुत डेंजरस होते हैं बेटा। अच्छा, अगर कोई बंदा अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करे तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे? उन जो जब आप किसी ड्रग को छोड़ते हो तो आपकी बॉडी उस ड्रग को पाने के लिए अर्ज पैदा करती है आपकी बॉडी में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दिल करता है कि आप वो चीज़ करो। सो उसको हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो रोज़ चाय पीते होंगे? तो मैं आपको एक विड्रॉल सिम्टम बताता हूँ चाय का। आप चाय जो पीते हैं बच्चे रेगुलर, आप चाय ना पीना, आप 4 दिन चाय ना पीना। आप नोटिस करना कि 2 या 3 दिन में ही आपके सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लग जाएगा और जब आप चाय पियोगे वो दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये एक तरह का विड्रॉल सिम्टम है। जब हम चाय पीना छोड़ते हैं हमारे ब्रेन में हल्का हल्का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो विड्रॉल सिम्टम्स कब आते हैं? जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिप्लाई करती है, रिफ्लेक्सेस देती है ताकि हम वो चीज़ दोबारा शुरू करें, उसको हम विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। एडिक्शन का मतलब ही यही होता है ना बेटा, आदत। तो आइए देखिए, अगर कोई अल्कोहल छोड़ेगा क्या क्या होगा।
दो तरह के उसमें बेटा सिम्टम्स आएंगे, फिजिकल आएंगे, साइकोलॉजिकल आएगा। सबसे पहले अगर वो अल्कोहल नहीं लेगा तो एक तो उसके अंदर माइल्ड ट्रेमर्स आएंगे, दौरे पड़ सकते हैं, नोजिया, दिल कच्चा हो सकता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, वॉमिटिंग, उल्टी करेगा, वीकनेस भी हो जाएगी, और ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं अल्कोहल के, सीवियर। सो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है। कल मैं आपसे बात करूंगा डी एडिक्शन के बारे में, ठीक है। यानी जब भी हम किसी भी एडिक्टेड पर्सन को, यानी जो ड्रग एडिक्ट होता है उसको जब हम डी एडिक्ट करते हैं, यानी हम उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, उसको डी एडिक्शन बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, अच्छे से पढ़ना। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी हार्ड। और बेटा कोई सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ, अभी पूरे का पूरा सिलेबस है, बोर्ड की क्लास है, बहुत मेहनत से पढ़ो, जल्दी स्कूल खुलने वाले हैं, बी रेडी।